नमस्कार, खोजी न्यूज की खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद है श्रवण अग्रवाल। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रतिनिधि है और विभिन्न प्रकार से विपक्षी आंदोलन में भी अग्रणी रूप से अपने आप को आगे रखने की उन्होंने हमेशा कोशिश की है। लॉकडाउन हो या कोरोना संक्रमण काल हो, हमेशा वो अपने आप को आगे रखते हैं। तो श्रवण अग्रवाल जी, खोजी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। श्रवण अग्रवाल जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप राजनीति में क्यों आए, क्यों अपने राजनीतिक कैरियर को चुना? क्योंकि अन्य प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, तो आप राजनीति के अलावा किसी अन्य प्रकार के कार्य में भी जा सकते थे। जैसा मैं बचपन से ही लोगों को राजनीति करते हुए देखता था, तो लगता था कि राजनीति करना एक इंसान का, जो मजबूर इंसान है, जो गरीब आदमी है, वो अपने काम नहीं करवा पाता था। और वो गरीब हमारे पास आता था तो उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी कि उसका कार्य कराने के लिए कोई उसके साथ में खड़ा हो, लेकिन गरीबों का बहिष्कार किया जाता था। तो जब हमारे मन में उन्हें गरीबों को देख के ये भावना जागृत हुई कि क्यों ना इन गरीबों की मदद करने के लिए, उन गरीबों की मदद करने के लिए हमने राजनीति को चुना कि जो गरीब तबके का आदमी है उसका कार्य हम करा सकें। तो राजनीति में आप कैसे आए फिर? राजनीति में आने के लिए स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले संघ से जुड़ा हुआ था, संघ पे जाता था। संघ से जाने के बाद में फिर धीरे धीरे मैं हिंदू संगठन से जुड़ा। उसके बाद फिर मैंने राजनीति करने का निर्णय लिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय संघ सेवक और भारतीय जनता पार्टी में कब से हो? मैं तकरीबन 17 साल 18 साल से हूँ संघ में और भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी है, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलने का कार्य करती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने सब समाज को लेकर साथ चलने का काम किया। और राजनीतिक संगठन ऐसे नहीं है, वे केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं और केवल एक परिवार को ही लेकर चलते हैं। वो राजनीतिक पार्टी ना होकर एक परिवार की पार्टी है। तो ये सारी कमियां दूसरी पार्टियों में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही हमने चुनने का काम करा। आपसे जानना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अराजनीतिक संगठन में भी हो, तो उनका नाम बताना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा वैश्य कुटुंब सेवा समिति है, उसमें मैं कार्य करता हूँ। करीबन 9 साल से वैश्य समाज की मैं राजनीति करता हूँ, जो गैर राजनीतिक संगठन है। बात अगर कोरोना काल की करें, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर लॉकडाउन लगाया था। उस समय आपकी भूमिका कैसी रही? आपने लोगों की कैसे सहायता की? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, खाने के पैसे नहीं है, सामान नहीं है, राशन नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है। कोरोना के दौरान आप कैसे लोगों को मैनेज कर पाए, कैसे लोगों की आपने सहायता की? देखिए, पहले तो हमारी पार्टी के ही ऊपर से आदेश आए थे कि प्रत्येक कार्यकर्ता, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो अपने आसपास में जाएगा और जिसकी जिस तरह से हेल्प हो सके उस तरह से उसकी मदद करेगा। उसके अलावा हमने सभी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मास्क बांटने का प्रयास करा, सैनिटाइजर बांटने का प्रयास करा, सैनिटाइजर क्षेत्र को कराया गया। और उसके अलावा जो गरीब आदमी थे, जिनके दवाई के बीमार आदमी थे, उनको दवाई उपलब्ध कराई, मेडिकल से ला के दी। और उसके अलावा जिसके भोजन की व्यवस्था नहीं थी, सरकार की तरफ से भी भोजन किट दी गई और कुछ हमारी तरफ से भी उन्हें भोजन की व्यवस्था कराई गई। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उसके एक कार्यकर्ता हो, तो राजनीति कर रहे हो, राजनीतिक पार्टी में हो, तो कोई चुनाव लड़ने का मन है? आपकी आगे की चुनावी रणनीति क्या है? देखिए, इस बार मैंने वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए दावेदारी की है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को मैं अपना बायोडाटा दे चुका हूं और जो निर्णय पार्टी का होगा वही निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का आपका टिकट नहीं हुआ तो आप फिर क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें योग्य नहीं समझती तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी बातचीत में अभी आपने बताया कि आप, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस योग्य समझा, चुनाव का सिंबल आपको दिया, तो आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप एक नेता के रूप में अपनी छवि बनाने जा रहे हो, एक राजनेता बनना चाह रहे हो, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाना चाहोगे? और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके का काम आप कराना चाहोगे अपने वार्ड में? सबसे पहली बात तो मैं क्षेत्र के अंदर कोई नेता बनकर नहीं जाना चाहता। मैं क्षेत्र के अंदर क्षेत्र वालों का भाई बेटा बनकर जाना चाहता हूँ। उसके अलावा क्षेत्र में वहाँ सबसे बड़ी समस्या, अब से पहले जो भी वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य रही हैं, प्रधान रही हैं, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी ने केवल अपने समाज का उत्थान करने का प्रयास करा है और कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता। वहाँ पे गरीब पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। इसके अलावा वहाँ पे सड़कों की हालत वो है कि जो जहाँ का प्रधान या जिला पंचायत सदस्य बनता है केवल अपना ही क्षेत्र देखता है, बाकी को और नहीं देखता। वहाँ पे बहुत सारी समस्या इकट्ठी हो रही हैं, तो उन सारी समस्या को देखते हुए हमने निर्णय लिया वार्ड 10 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। अगर शिक्षा को लेकर मैं बात करूं,
क्योंकि शिक्षा चिकित्सा दोनों क्षेत्र के लिए जरूरी होती है। तो शिक्षा के लिए आप अगर जिला पंचायत बनते हो तो किस प्रकार से कार्य करोगे? देखिए, शिक्षा के लिए सरकार ने जैसे कि अभी जो प्राइमरी स्कूल में हैं उनमें निःशुल्क भोजन और वो फ्री शिक्षा का योजना चला रखी है, तो उनमें सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। अगर उसके अलावा कोई अपने बच्चे को उनमें नहीं पढ़ाना चाहता और अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, उससे भी अच्छी, वैसे तो उनमें भी अच्छी शिक्षा है, उससे बनाता है, तो उसकी मदद के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। और हमारा जो अपना एक वैश्य समाज का संगठन है उसमें 10% हम गरीब बच्चों के लिए अब पैसा अलग से निकालते हैं। इसके साथ साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल हम वहाँ पे पढ़ते हैं, तकरीबन 5 से 7 स्कूल, प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं वहाँ पे, उनमें बच्चों की संख्या कम थी, जिनमें हम ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे वहाँ पे कम क्यों हैं। उनके घर जाकर हम उनको समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ये प्राइमरी स्कूल हैं इनकी शिक्षा काफ़ी अच्छी है। अब से तकरीबन अगर हम 10-15 साल पहले बात करें तो इन प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के बच्चे IAS PCS बनते थे। और अगर वहाँ की पब्लिक हमें जनप्रतिनिधि चुनती है वहाँ का, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, उनके घर जाकर समझाएंगे उन्हें कि भाई अपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दें, यहाँ की शिक्षा आपको काफ़ी अच्छी है, प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल में पढ़ाए, और जो पैसा वो प्राइवेट स्कूल में देते हैं उस स्कूल को कहीं और अपने परिवार के खर्च में कर सकते हैं। अगर आप अपने क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जिसको आप सबसे पहले करने का कार्य करेंगे? कौन सा वो काम होगा जिसको आप सबसे पहले करेंगे? देखिए, वैसे तो वहाँ पे हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय प्रमोद ऊंटवाल जी और शहर विधायक माननीय कपिल देव अग्रवाल जी जो राज्य मंत्री हैं, वे दोनों के दोनों क्षेत्र को देखते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर भी कुछ कार्य ऐसा रह गया है, जो छोटी छोटी गलियां हैं जिन पे लाइट नहीं लग पाई या सड़कें नहीं बन पाई, गरीब आदमी वहाँ पे रहता है, जिन्हें बरसात चलने में थोड़ा पानी भर जाता है। तो मेन पहला हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि वहाँ की सड़कें बनवाई जाए और वहाँ पे पानी की व्यवस्था कराई जाए और लाइट की व्यवस्था की जाए। मैं कुछ उन कॉलोनियों का नाम जान सकता हूँ? उनमें जैसे बचन सिंह कॉलोनी का पीछे की साइड का हिस्सा आता है, वो पड़ता है, निराला नगर का पड़ता है। वहाँ पे एक नाला है, वो नाला जो जिला पंचायत सदस्य पूर्व है उन्होंने पूरा नहीं बनाया, आधा नाला बनाया, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ पे जैसे बरसात पड़ी थी पिछली बार, बरसात में पानी कॉलोनी के अंदर भर गया था, वहाँ पे हमने ही अपनी JCB लगवा के उस कॉलोनी का पानी निकलवा कर वहाँ पे मिट्टी लगवाने का कार्य किया था। तो इस बार अगर वहाँ की पब्लिक हमें ये जनप्रतिनिधि बनाती है तो वो नाले का कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो विपक्ष के तौर पर विभिन्न आंदोलन हुए। उससे पहले बसपा का राज रहा है, तो उनमें आपकी भूमिका कैसी रही? देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में रही या समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में रही, तो उस टाइम हमारे प्रदेश की सरकार में काफ़ी हाहाकार मचा हुआ था। चारों तरफ इनका उत्पीड़न, बलात्कार, रैप, लूट मार का ये माहौल सा बना हुआ था। हमारी सरकार ने जितने भी आंदोलन करे उन सभी आंदोलनों में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई। जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसके खिलाफ हमने संगठन के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ मिलकर काफ़ी आंदोलन करे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी रैलियाँ हुई, चाहे लखनऊ की रैली रही हो माननीय मोदी जी की, और चाहे मेरठ की रैली रही हो, सभी में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। क्या आपसे पहले आपके परिवार से कोई राजनीति में रहा? मेरे से पहले मेरे जो पिताजी हैं वो हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो गांव में राजनीति केवल प्रधानी BDC यहाँ तक ही सीमित होती थी। तो मेरे पापा 3 बार गांव के BDC रहे हैं और 1 बार छोटे प्रधान रहे हैं। उसके बाद बस गांव की राजनीति यहीं से, फिर उसके बाद मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हूँ, हम किसान हैं और खेती जोता काम करते हैं, लेकिन किसानों की समस्या और गाँव की समस्याओं को भली बात से जानते हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर किसी अन्य राजनीतिक दल में भविष्य काल में अगर सरकार बदलती है और आपको ऑफर आता है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, उस समय आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी केवल एक देश हित में काम करने वाली पार्टी है और हम देश हित के लिए राजनीति करते हैं, ना कि निजी स्वार्थ के लिए। अगर हम निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते तो पता नहीं कितनी पार्टियों से कितनी बार ऑफर आ चुके हैं, हम कब की पार्टी छोड़ चुके होते। लेकिन हम देश के लिए काम करने वाले हैं, देश के लिए मर मिटने वाले हैं। हमारी रगों में यहाँ से और भारत माता का खून रहता है और हम भारत माता के लिए मरने मिटने वाले हैं। इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश हित की बात करती है। तो ये थे हमारे साथ श्रवण अग्रवाल, जिन्होंने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाने का काम किया है। वर्तमान में वार्ड नंबर 10 से चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर उनको सिंबल मिलता है तो ये बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। युवा चेहरा है, तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किस पर भारी होगा। तो श्रवण अग्रवाल जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद खोज न्यूज़ से मनोज जी और आपकी पूरी टीम को।